चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शैल वी प्रोसीड? यस, कहाँ पे थे हम लोग? AS13 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ बोनस शेयर्स, राइट? तो बोनस शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। जब भी आपको एज ए इन्वेस्टर बोनस शेयर्स मिलते हैं तो अकाउंट्स में आप उसकी एंट्री कैसे पास करते हो? कुछ नहीं, एक्चुअली हम एंट्री पास नहीं करते हैं, बस हम कौन सा कॉलम अपडेट करते हैं? क्वांटिटी कॉलम अपडेट करते हैं। इज इट राइट? फाइन। Once you update the quantity column, average cost per share of that particular lot। यहां पे एक बात हाईलाइट करनी जरूरी है, कौन सी? बोनस शेयर्स को कभी भी अलग सेपरेट लॉट समझना नहीं है। याद है ना, कल के क्वेश्चन में देखा हमने, बोनस शेयर्स बेचे हैं ऐसा क्वेश्चन में जानबूझ के बोला है, बट फिर भी हमने प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते समय हमने बोनस शेयर को सेपरेट लॉट नहीं समझा। हमने यही समझा कि वो हमारे ओरिजिनल लॉट के साथ ही अटैच्ड है, वो हमारे ओरिजिनल लॉट के साथ ही अटैच्ड है। तो हमने ओरिजिनल लॉट का एवरेज प्राइस रिवाइज कर दिया एंड देन हमने प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट कर दिया। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बोनस शेयर्स कभी भी नया लॉट नहीं समझना है, उसको ओरिजिनल लॉट के साथ ही असाइन करना है। खैर, अगर आप एवरेज कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहला वाला लॉट, दूसरा वाला लॉट, बोनस शेयर सब मिला के एवरेज प्राइस निकालोगे। इज इट राइट और नॉट? अगर आप एवरेज प्राइस मेथड यूज कर रहे हो तो मान लो कुछ शेयर्स अपने लॉट ए के 100 रुपए में खरीदे थे, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद नए शेयर्स खरीदे, अपने खरीदे पे ध्यान देना, लॉट बी के मान लो 120 रुपए से। पहला लॉट कितने से खरीदा है? 100 रुपए से। दूसरा लॉट कितने से खरीदा है? 120 से। इन दोनों लॉट पे आपको बोनस शेयर्स मिले, मान लो क्या मिला? बोनस शेयर्स मिला। अगर आप एवरेज कॉस्ट मेथड कर रहे हो तो सिंपल है, वॉट एवर प्राइस टिल नाउ यू हैव पेड डिवाइडेड बाय वॉट एवर शेयर्स टिल नाउ यू हैव इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स, दैट विल गिव यू एवरेज कॉस्ट पर शेयर। एवरेज कॉस्ट मेथड में लॉट ए अलग रखने की जरूरत नहीं है, लॉट बी अलग रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सभी कॉस्ट को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इज इट राइट और नॉट? बट अगर आप फीफो मेथड यूज कर रहे हो जो कि ना के बराबर है शेयर्स के केस में, मोस्टली शेयर्स के केस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? एवरेज कॉस्ट मेथड। हमने फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस कौन से मेथड से सॉल्व किए थे? फीफो मेथड से सॉल्व किए थे। तो फीफो मेथड के केस में लॉट ए आपने कितने से खरीदा है? 100 रुपए में, एंड लॉट बी कितने में खरीदा है? 120 पर शेयर के हिसाब से। तो लॉट ए पे जो बोनस शेयर्स मिले हैं ना, वो लॉट ए में ऐड करके उसका एवरेज प्राइस अलग से निकालना पड़ता है, एंड लॉट बी में जो बोनस शेयर्स मिले ना, उसका एवरेज प्राइस आपको अलग से निकालना पड़ता है। यानी दो ही लॉट रखेंगे हम लोग। बोनस शेयर्स को हम लॉट सी नहीं बोलेंगे। लॉट ए के बोनस शेयर्स लॉट ए के एवरेज कॉस्ट को घटाएंगे, एंड लॉट बी के बोनस शेयर्स लॉट बी के एवरेज कॉस्ट को घटाएंगे। क्या ये बात आपके दिमाग में घुस गई? फाइन। मैंने कुछ 2 होमवर्क दिए थे आपको, हैव यू कंप्लीटेड दोज क्वेश्चंस? फाइन। उसमें किसी को कोई डाउट? इसका आंसर शीट मैं आपको भेज देता हूं बाद में। सारे होमवर्क क्वेश्चन की PDF आपको बाद में मिल जाएगी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? तब आप इसका आंसर चेक कर लेना। अभी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन थे इसलिए डिस्कस करने जरूरी नहीं है। इज इट राइट? फाइन। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व करो। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये अपने ICAI के मॉड्यूल में हुआ करता था पहले, पुराने वाले सिलेबस में। आई हैव रिटन वेरी स्पेसिफिकली ओल्ड सिलेबस कर, बट नाउ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम योर मॉड्यूल। मे बी इट इज रिपीटेशन, दैट्स व्हाई दे मस्ट हैव रिमूव्ड, बट एनीवे हम लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया, ठीक है? फाइन। यहां पे इस क्वेश्चन में हाईलाइट करने वाली बातें क्या थी? एवरी क्वेश्चन में यही बोला है कि मिस्टर एक्स सोल्ड बोनस शेयर्स। तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज होके इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं, जो नहीं करना है। इज इट राइट? क्या सभी लोगों को यह समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। टी शेखरन सोल्ड बोनस शेयर्स, जानबूझ के बोनस शेयर्स बेचे ऐसा बोलेंगे। इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज अलग से दिया था। आई थिंक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी ब्रोकरेज था। ओके, तो ये तो डिक्टो हमने जो सॉल्व किया वैसा ही क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? फाइन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। बोनस शेयर से जुड़ी हुई कुछ और बातें जस्ट अ सेकेंड डिस्कस करते हैं।
हाँ जी। तो एवरेज कॉस्ट की बातें हमने कर ली। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स पे डिविडेंड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, बोनस शेयर्स जिस दिन इशू हुए हैं उस दिन के बाद, अभी आपके पास, आप इन्वेस्टर हो, याद रखना, आप कौन हो? इन्वेस्टर। आपको डिविडेंड कौन देगा? वो कंपनी देगी। तो आप, कंपनी ने जब बोनस शेयर्स इशू किए हैं ना, मतलब कंपनी का नियम है, कंपनी ने जब बोनस शेयर्स इशू किए हैं उस इशू के बाद के पीरियड के प्रॉफिट्स ही कंपनी उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि मान लो अगर बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 23 को इशू किए हैं, तो कंपनी 1 अप्रैल 23 के बाद जो प्रॉफिट कमाएगी ना, और जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना 1 अप्रैल 23 के बाद कमाए हुए प्रॉफिट्स, तभी वो बोनस शेयर्स के ऊपर कंपनी पे करती है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। यानी बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू कौन से फाइनेंशियल ईयर में किए हैं? ईयर वाइज जाते हैं तो 23-24 में। और अगर मान लो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, सब लोगों को ईयर क्लियर हो गए? कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, एंड कंपनी अब डिविडेंड पे कर रही है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, जो कि बोनस शेयर इशू करने के पहले कमाए हुए प्रॉफिट में से है। तो क्या बोनस शेयर्स पे कंपनी डिविडेंड पे करेगी? नहीं। इसका मतलब आपको वो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, बात खत्म। ध्यान में रखना है। आपके क्वेश्चन में जानबूझ के क्या देंगे? 1 अप्रैल को आप शेयर्स खरीदोगे, 1 अप्रैल को आपको बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। 30 जून को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी 22-23 का, रिकॉर्ड डेट रखेगी 30 जून 23। तो 30 जून 23 को आपके पास कितने शेयर्स है? ओरिजिनल जो आपने खरीदे थे प्लस बोनस शेयर्स भी आपके पास है। तो आपको लगेगा कि बोनस शेयर्स पे भी डिविडेंड मिल जाएगा। आप बोनस शेयर्स पे भी डिविडेंड कैलकुलेट करोगे, बुक्स में रिकॉर्ड भी कर दोगे, आपको लगेगा सही है, बट गलत होगा आंसर। आप लोगों को ये रूल समझना है, बोनस शेयर्स एग्जिस्टेंस में जब से आते हैं उसके बाद के प्रॉफिट्स के लिए ही वो हकदार है, उसके पहले के प्रॉफिट्स उनके नहीं है। तो कंपनी खुद उसके ऊपर डिविडेंड पे नहीं करती। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आगे जाके हमें काम आएगा। अभी तक हमने डिविडेंड की वगैरह अकाउंटिंग नहीं की है। बोनस शेयर्स के बस हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एक परचेस का ट्रांजैक्शन, सेल का ट्रांजैक्शन, वही देखा है हमने। करेक्ट है? फाइन। तो मोस्टली यहां पे हमें याद रखना है, फाइनल डिविडेंड अगर डिक्लेयर करती है कंपनी और आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में बोनस शेयर्स मिले हैं, तो समझना यह है कि मुझे बोनस शेयर्स मिले कब है? इस फाइनेंशियल ईयर में। और डिविडेंड कौन से ईयर का पे हो रहा है? फाइनल है, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का। तो बोनस शेयर्स पे वो नहीं मिलेगा। बट अगर मुझे मान लो बोनस शेयर्स इस फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है और कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो मैं क्या मानूंगा कि वो बोनस शेयर्स इशू करने के बाद कमाए हुए प्रॉफिट से बांटा है और वो हम बोनस शेयर्स पे रिसीव करेंगे। आर यू ऑल गेटिंग इट? यानी इंटरिम डिविडेंड मोस्टली बोनस शेयर्स पे मिलता है, फाइनल डिविडेंड बोनस शेयर्स पे नहीं मिलता है। आर यू ऑल गेटिंग इट? फिर भी हम इसको प्रैक्टिकली 2-3 क्वेश्चन में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? फाइन। बाकी डिविडेंड मिलने के बाद अकाउंटिंग कैसे करना है वो ऑलरेडी हम अकाउंटिंग ऑफ डिविडेंड डिस्कस कर चुके हैं। हमें डिविडेंड को इन्वेस्टर के एंगल से डिवाइड करना पड़ता है 2 कैटेगरीज में। इन्वेस्टर देखेगा कि मैंने शेयर्स जब एक्वायर किए हैं उसके पहले डेट के ये डिविडेंड है या उसके बाद के कमाए हुए प्रॉफिट में से ये डिविडेंड बांटा है। पहले कमाए हुए प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा है तो आई विल बी कॉलिंग इट एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एंड बाद में कमाए हुए प्रॉफिट से बांटा जा रहा है तो आई विल बी कॉलिंग इट एज पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। सिंपल। प्री एक्विजिशन का डिविडेंड इन्वेस्टर कैसे रिकॉर्ड करेगा? बाय क्रेडिटिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी ही विल ट्रीट दैट अमाउंट एज रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, whereas post acquisition dividend will be considered as revenue receipt and it will be credited to dividend account, later on will be transferred to P&L account. क्लियर है क्या दोस्तों? फाइन। चलो, बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी थी अबाउट बोनस शेयर्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स। लास्ट वाला थ्योरी पॉइंट मन लगा के पढ़ेंगे और उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करेंगे बहुत सारे।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स। बाकी सब लोग कैसे हो बच्चों? आई होप यू एंजॉयड योर संडे। किया ना संडे एंजॉय? आज माइंड एकदम फ्रेश है लग रहा है सब लोगों के चेहरे से। सैटरडे को जो चेहरे थे वो वैसे नहीं दिख रहे, आज खुश लग रहे हो। गुड, कीप इट अप। सर आपको ऐसा क्यों लगा? बराबर बोल रहा हूं ना मैं? यस, राइट डाउन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स। सॉरी आज मुझे 3 मिनट लेट हुआ। मैं टाइम पे निकला था बट बिकॉज ऑफ दैट रैली, आज लास्ट डे है क्या, तो वो रैली चल रहा था, मेरे बराबर गाड़ी के सामने ट्रैफिक पूरा जाम था, तो वहां पे मैं लगभग 15 मिनट स्टक था। बट एनीवे पहुंच गया मैं, बस 3 मिनट लेट हुआ। वो 3 मिनट हम ब्रेक से भरपाई करेंगे, ब्रेक थोड़ा कम मिलेगा आपको, ठीक है? चलो आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स। नो सबसे पहले समझना है व्हाट इज राइट शेयर्स, तो लिखेंगे मीनिंग। शेयर्स इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस देन मार्केट प्राइस। शेयर्स इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस देन मार्केट प्राइस, मतलब एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। आप एग्जिस्टिंग, सॉरी पहले कंप्लीटली लिखते हैं, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो दोस्तों राइट शेयर्स बेसिकली किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। प्रोबेबली आपने फाउंडेशन में ये पार्ट पढ़ा था, बट अगेन इसमें मैंने पढ़ाते समय बहुत सारे थ्योरी को बोला था कि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी पढ़ के ज्यादा कुछ समझ में नहीं आती थी। इज इट राइट? बट प्रैक्टिकल पार्ट हमने पूरा इसमें कंप्लीट करवाया था। आपको फाउंडेशन में कुछ एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ राइट निकालने के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, करेक्ट है ना? तो वो कैसे निकालना था, वैल्यू ऑफ राइट वगैरह, वो आपको फाउंडेशन में पढ़ाया गया है। बट राइट शेयर्स भी आपको अच्छे से समझाया गया था कि क्या होता है। बाय द वे नाउ पहले समझते कि राइट शेयर्स क्या होते हैं और कंपनी ऐसा क्यों करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही राइट शेयर्स क्यों इश्यू करती है। ओके, अभी कंपनी को एडिशनल कैपिटल की अगर जरूरत है तो कंपनी के पास क्या ऑप्शंस है? कंपनी मार्केट में नए शेयर्स इशू कर सकती है, इज इट राइट? और पैसे जमा कर सकती है। ऑलरेडी आप सब लोग ओनर्स हो मान लो, और आपको मैं बिना बताए डायरेक्टली मार्केट में शेयर्स इशू करता हूं, ठीक है? लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारे शेयर्स को, तो और ओनर्स बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी ओनरशिप आपके बीच में डाइवर्स हो चुका है, और नए ओनर्स आ जाएंगे तो कंपनी के मैनेजमेंट में और इंटरफेरेंस आ जाएगा। इज इट राइट और नॉट? किसी भी एक व्यक्ति के साथ डील करना बेहतर रहेगा या मल्टीपल व्यक्तियों के साथ डील करते तो बेहतर रहेगा? मतलब डिसीजन मेकिंग में एक ही व्यक्ति, मतलब जितने कम लोग उतना डिसीजन मेकिंग फास्ट। इज इट राइट और नॉट? तो क्यों ना हमें पैसों से मतलब है ना, हमें पैसे कितने इकट्ठा करने उससे मतलब है। बोलो हाँ या ना? अगर वो हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करके एक्यूमुलेट करें या फिर नए शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करके एक्यूमुलेट करें, उससे कोई लेना देना है क्या? पैसों से मतलब है कंपनी को, यानी कंपनी को कैपिटल जमा करना है और
नए लोगों को शेयर्स इशू भी नहीं करना है, तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? दे कैन इशू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बट अगेन कंपनी ये मैंडेटरी नहीं कर सकती कि अभी मान लो सुजल के पास ऑलरेडी हमारे कंपनी के शेयर्स है तो तुम्हें ही खरीदने हैं. दिस इज नॉट अ मैंडेट, दिस इज अ ऑप्शन गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. आर यू गेटिंग इट? तो राइट शेयर्स का ऑप्शन दिया जाता है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए वो थोड़े से सस्ते प्राइस में दिए जाता है. अब सस्ता प्राइस मतलब फेस वैल्यू के कंपैरिजन में नहीं, मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में. मान लो मेरे कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए है, मान लो मेरे कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो मैं मेरे कंपनी के शेयर होल्डर सॉरी और उसकी मार्केट प्राइस मान लो 200 रुपए है. कितने रुपए? 200 रुपए. तो अभी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं बोलता हूं कि मैं नए शेयर्स आपको इशू करना चाहता हूं, आप ही को करना चाहता हूं, बस आपको राइट दे रहा हूं सबको. एक शेयर को एक शेयर खरीद सकते हो आप लोग. अगर आपके पास 1000 शेयर्स है तो 1000 खरीद लो. यानी राइट इशू का मैं मतलब भी बता रहा हूं. 1:1 इज द राइट इशू रेशियो. 1:1 का अर्थ कैसे लोगे? 1 बीइंग ओरिजिनल होल्डिंग, 1 इज राइट शेयर. तो जिसके पास एक शेयर ऑलरेडी है उसको एक शेयर राइट में मिलेगा. आर यू ऑल गेटिंग इट? और कितने में मिलेगा? आज मार्केट प्राइस कितने का चल रहा है? 200 रुपए का. मैं बोल रहा हूं 200 रुपए में मिलेगा. तो क्या आप इंटरेस्टेड रहोगे इस डील में? रुजुल तो पड़ेगा भी नहीं, प्राइस देख के छोड़ देगा. बोलेगा मैं मार्केट से 200 से खरीद सकता हूं, तो कंपनी के पास 200 रुपए पे करने की क्या जरूरत है? तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वी ऑफर दोज शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. से फॉर एग्जांपल 150 रुपीज में देना शुरू कर दिया मैंने. मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट में खरीदना है तो कितने में खरीदना पड़ेगा? 200 में. वही शेयर मैं आपको 150 रुपए में देने के लिए तैयार हूं क्योंकि आप हमारे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो. इससे कंपनी को क्या फायदा होता है? ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती. ओके एनीवे, बाद में आप किसी को बेचोगे तो नया व्यक्ति आ जाएगा, बट अगेन मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पास उतने ही शेयर जाएंगे कि नहीं? मान लो मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पास ऑलरेडी 60% शेयर्स है, तो जो नए शेयर्स इशू किए जाएंगे उसमें से 60% शेयर्स वो खरीदेगा कि नहीं? 1:1 एक्सचेंज रेशियो है तो कि कोई भी रेशियो क्यों ना हो, प्रपोर्शनेट उसको उतना खरीदने का मौका मिलेगा. उससे क्या होता है? उसका ओनरशिप कंट्रोल कंपनी में हमेशा के लिए रह जाता है. एनीवे, तो कंपनी डायरेक्टली शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है. फर्स्ट दे हैव टू ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. क्लियर है क्या दोस्तों? फाइन. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स. अब मैं क्या बोल रहा था? क्या 150 रुपए में आप शेयर खरीदोगे कंपनी का जो 200 रुपए में मार्केट में मिल रहा है? अभी आपके दिमाग में प्लानिंग शुरू हो रही होगी कि 150 में खरीदेंगे और इमीडिएटली उसको क्या करेंगे? 200 में बेचेंगे. समझ में आ रहा है क्या? आपको भी फायदा दिख रहा है, लेकिन आपको 150 रुपए एक शेयर का भरना पड़ेगा, ये याद रखो. प्रोसेस इज सेम लाइक रेगुलर शेयर्स इशू. क्या प्रोसेस होता है? हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोस्पेक्टस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है. एग्जिस्टिंग शेयर्स को पता है सभी कंपनी के बारे में, बराबर है कि नहीं? हाँ, फिर भी कंपनी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगा, बट राइट शेयर्स में वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है ना? अलॉटमेंट उन्हीं को होगा जो एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं. पहले आपको राइट्स इशू कर दिए जाएंगे और बाद मतलब अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और बाद में उसके तहत आप लोग कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो. राइट शेयर का एप्लीकेशन करना पड़ता है आपको, ठीक है ना? उसी तरीके से जैसे आप पुराने वाले एप्लीकेशंस करते थे वैसे ही आपको एप्लीकेशंस करने पड़ेंगे एंड देन अलॉटमेंट होगी आपको. क्लियर है क्या? फाइन. और अलॉटमेंट आपको पक्की होगी क्योंकि आपको ऑप्शन कंपनी ने ही दिया है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन. अब सर अकाउंटिंग कैसे करना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी? कंपनी कैसे अकाउंटिंग करेगी आप ऑलरेडी सीख चुके हो फाउंडेशन में. कैसे? जब एप्लीकेशंस आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड लेटर ऑन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. खत्म. इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहां पे भी पैसा इंस्टॉलमेंट में वगैरह मांगा नहीं जाता. एक साथ आपको 150 रुपए पे करने पड़ेंगे. फेस वैल्यू 10 रुपए है तो 10 रुपए का अमाउंट कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, ऊपर के 140 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा. ये कंपनी के बुक्स का अकाउंटिंग है. अभी हमें किसका अकाउंटिंग देखना है? आपके इन्वेस्टर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा वो देखना है. अभी आप इन्वेस्टर के एंगल से सोचो ना. अभी आप राइट शेयर्स खरीदते हो, राइट शेयर्स खरीदते हो तो आप लोगों को 150 रुपए देने पड़ेंगे. तो आपका राइट शेयर्स का एक्विजिशन कॉस्ट कितना हो जाएगा पर शेयर?
150 रुपीज। तो आप क्या एंट्री मारोगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोनस शेयर के केस में एंट्री नहीं हो रहा था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं दे रहा था। राइट शेयर में एटलीस्ट मैं 150 रुपए तो दे रहा हूं ना। बट अगेन राइट शेयर्स खरीदने के बाद राइट शेयर्स को सेपरेट लॉट नहीं मानना है। राइट शेयर्स आपको क्यों मिले? क्योंकि आपके पास ओरिजिनल शेयर्स थे, तो ओरिजिनल शेयर के साथ ही उसको अटैच करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, राइट शेयर को सेपरेट लॉट नहीं मानना है तो हमारा एवरेज कॉस्ट पर शेयर घट जाएगा। हाँ, बोनस शेयर की तरह वो आधा नहीं हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? यहां पे थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली वो घट जाएगा। जैसे कि मान लो पहले शेयर्स अपने 200 रुपए से खरीदे थे, पहले 1000 शेयर्स अपने 200 रुपए से खरीदे थे, तो कितने रुपए का था आपका परचेस प्राइस? टोटल कॉस्ट 1000 इंटू 200, 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे। अब नए राइट शेयर्स आपने खरीदे, 1000 के बदले 1000 मिले आपको, लेकिन ये 150 रुपए में खरीदा, तो ये 1,50,000 बराबर कर रहा हूं ना मैं? हाँ, तो 3,50,000 में आपके पास अभी कितने शेयर्स हो जाएंगे? 2000 शेयर्स। तो एक शेयर का एवरेज प्राइस हमें कर देना है 175 रुपए, अगर आप राइट शेयर्स खरीदते हो तो। लेकिन राइट शेयर्स खरीदना है तो मेरे पास 1.5 लाख भी तो होने चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? मान लो मेरे पास पैसे नहीं है राइट नाउ, कंपनी में पैसे लगाने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास मैं ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो। देन इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, शेयर्स खरीदना नहीं है फिर मुझे। बात खत्म। यानी शेयर होल्डर के पास, इन्वेस्टर के पास राइट शेयर का ऑप्शन आ जाने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है। बोलो क्या कर सकता है वो? राइट शेयर्स खरीद सकता है, नहीं तो राइट शेयर्स नहीं खरीदेगा। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी कंपनी देती है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज द राइट शेयर्स, यू कैन ट्रांसफर दिस राइट, जो आपको मिला है वो राइट आप किसी अपने दोस्त को, रिलेटिव को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी आपका हक जो है वो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो ट्रांसफर करते समय आप लोग वो राइट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करोगे क्या? क्योंकि आपको इसमें डील में फायदा भी दिख रहा है। आज मार्केट में जो 200 रुपए का शेयर है वो आज आपको कितने में खरीदने का मौका मिल रहा है? 150 रुपए में खरीदने का मौका मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? तो 50 रुपए का फायदा है कि नहीं इस राइट में? तो आप ये ऐसे ही अपने रिलेटिव को ट्रांसफर करोगे या उस 50 रुपए में से आपकी भी कुछ अपेक्षा होगी? राइट आपको मिला है तो आप क्या करोगे? चलो 50 का फायदा तुम्हें हो रहा है, रिलेटिव को कन्विंस करोगे कि तुम्हें 50 का फायदा हो सकता है यहाँ पे। हाँ, मार्केट प्राइस डाउन भी आता है राइट शेयर के बाद, बट चलो खैर राइट नाउ तो 50 का फायदा दिख रहा है कि नहीं? वो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते थे ना हम लोग, वो वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही हमें यहाँ पे निकालना वगैरह नहीं है, हमें यहाँ पे दिया जाता है सब कुछ। तो ये राइट ट्रांसफर भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो उस केस में आप राइट ट्रांसफर करने के कुछ पैसे ले सकते हो। जिसको आप राइट ट्रांसफर करोगे ना उसके पास से कुछ शेयर मांगोगे कि नहीं? बोलो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? फ्री में दे दोगे? यहाँ पे चैरिटी खोल के नहीं बैठा हूं मैं, कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करके इतने सालों से बैठा हूं, तब जाके मुझे राइट शेयर्स खरीदने का अधिकार मिला है। मेरे पास खैर पैसे नहीं है, मैं दूसरे को ये राइट ट्रांसफर कर रहा हूं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं कुछ पैसे उसमें से मांगूंगा। तो मैं मेरे दोस्त को या फिर रिलेटिव को बोलूंगा कि तुम ये शेयर्स खरीद सकते हो 150 रुपए में, मुझे 20 रुपए दे दो। 20 लेना है, 10 लेना है, 30 लेना है, 50 लेना है या 0 रुपीज लेना है, ये किसका निर्णय है? आपका निर्णय है। कंपनी उसमें दखल अंदाजी नहीं करता है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों के बुक्स में अभी ये जो 20 रुपए मिल रहे हैं उसका अकाउंटिंग कैसे करना है? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? आप शेयर्स खरीदोगे क्या? ये 1000 राइट शेयर्स आप खरीदने वाले हो क्या? आंसर इज नो। तो क्या करोगे? ऑप्शन लैप्स करवा दोगे क्या? छोड़ दोगे क्या? छोड़ने में तो आपको कोई भी फायदा नहीं है। छोड़ दिया तो मान लो आपको भी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। खरीद लिया तो अकाउंटिंग कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं बात कर रहा हूं तीसरे ऑप्शन की। अगर आपने वो राइट ट्रांसफर किया, शेयर बेचा नहीं है, ये ओरिजिनल शेयर किसके पास रहेंगे? मेरे पास ही रहेंगे। ये राइट शेयर मैंने खरीदा नहीं है तो मेरे पास से 1,50,000 भी नहीं जाएंगे, तो मुझे अकाउंटिंग करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। बट अगर ये 1000 राइट्स खरीदने का मौका, इसको मैं क्या बोलता हूं? राइट्स। ये जो राइट्स आपको मिले हैं ये आप ट्रांसफर करते हो अपने दोस्त को पर शेयर 20 रुपए के हिसाब से।
पर शेयर 20 रुपए के हिसाब से। कितने राइट्स है? 1000 शेयर के 1000 राइट्स है, इंटू 20 रुपए आप चार्ज करोगे उसको तो कितना रुपए मिलेगा? 20,000 रुपए आपको मिलेगा कि नहीं? बोलो ना बच्चों। तो क्या इस 20,000 रुपए का आपके बैंक में क्रेडिट हो जाने के बाद बैंक अकाउंट आपके बुक्स में डेबिट होगा कि नहीं? सवाल यह है कि क्रेडिट कौन सा खाता करूं? शुड आई कंसिडर दिस एज अ इनकम और शुड आई कंसिडर दिस एज अ कॉस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट? दो ही ऑप्शन है ना अपने पास। कोई भी रिसिट जब होती है वो एक तो कैपिटल रिसिट होती है, नहीं तो रेवेन्यू रिसिट होती है। तो मैं कंफ्यूज्ड हूं कि ये 20,000 रुपए को मैं इनकम समझूं या मैंने जो ओरिजिनल 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे उसके ऊपर की ये रिकवरी समझूं। समझ में आ रहा है क्या? यही ट्रीटमेंट हमें यहां पे समझना है। दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट्स। समझ में आ रहा है? तो राइट्स ट्रांसफर करने के बाद जो पैसा मिलता है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें यहां पे समझनी है, AS 13 में दी है। क्लियर है क्या? चलो सॉर्ट करते हैं चीजों को अच्छे से। व्हेनेवर कंपनी अनाउंस्ड राइट शेयर्स, इन्वेस्टर के पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, वो राइट शेयर्स खरीद सकता है। खरीदने के बाद जो भी पैसा पे करोगे वो आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और आपको पता है इनिशियल रिकॉग्निशन इज ऑलवेज डन एट कॉस्ट। बात खत्म। पहले से आता है आपको राइट शेयर्स खरीदने का एंट्री। शेयर्स ही तो खरीदे ना मैंने। अब मार्केट प्राइस 200 थी, मैंने खरीदा तो 150 में ना, तो मैं अकाउंटिंग कितने से करूंगा? 150 से। खत्म। कितना आसान है। यानी राइट शेयर्स खरीदना आपके लिए हमेशा आसान है, रिकॉर्ड करना। परचेस की तरह एंट्री मार देनी है। रेगुलर हम जैसे शेयर्स खरीदते हैं ना वैसे रिकॉर्ड कर देना है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कुछ मत करो। तो कुछ मत करो तो अकाउंटिंग में भी कुछ मत करो। कोई दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा क्या? करेगा ही नहीं, क्योंकि तीसरा ऑप्शन उससे बेहतर है, पैसे तो मिलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमेशा, मतलब देना भी जरूरी है। राइट शेयर्स के अनाउंसमेंट में देखना पड़ेगा कि वेदर दिस ऑप्शन इज गिवन बाय द कंपनी और नॉट। कुछ कुछ कंपनियां ट्रांसफर का ऑप्शन देती है और कुछ कुछ कंपनियां नहीं भी दे सकती। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो आपके क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि शेयर्स मुझे ही खरीदने हैं या फिर ये राइट मैं किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता हूं। बात पकड़ में आ रही है क्या? हाँ, तो ध्यान से सुनना। अगर आपने वो राइट शेयर्स खरीदे भी नहीं, ऑप्शन लैप्स होने का संबंध ही नहीं है, मैंने वो राइट मान लो मुझे ट्रांसफर करने का अधिकार दिया है कंपनी ने, तो मैं पहला काम क्या करूंगा? मेरे राइट्स किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दूंगा। ट्रांसफर करने के बाद जो पैसा आपको मिलेगा उसको प्रीमियम ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट्स बोला जाता है। उस प्रीमियम का अकाउंटिंग कैसे करना है अभी तक मैंने चर्चा नहीं की है, वो बाद में करेंगे। चलेगा? बात समझ में आई? मतलब राइट शेयर्स में ये 3 चीजें ही हमें पढ़नी है। 3 नहीं, 2 ही। कौन सी? राइट्स खरीदे तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट बता चुका हूं। दूसरा कौन सा ट्रीटमेंट है? राइट्स ट्रांसफर किए तो ट्रीटमेंट क्या है देखना है हमें। बराबर है? अब राइट शेयर्स के राइट्स मैंने अगर किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए तो शेयर्स खरीदेगा कौन? वो तीसरा व्यक्ति। और वो क्या एंट्री मारेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसका चलता रहेगा। बोलो समझ में आ रही है बात? लेकिन राइट शेयर्स मैंने ही खरीद लिए, मान लो, ट्रांसफर छोड़ दो, राइट शेयर्स मैंने ही खरीद लिए, तो अगेन बहुत सारे मुद्दे उभर आते हैं। कौन से? अगली बार मान लो राइट शेयर्स अनाउंसमेंट के बाद कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। राइट शेयर्स अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनी ने क्या कर दिया? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो डिविडेंड है, रिकॉर्ड डेट पे मेरे पास ओरिजिनल शेयर्स भी है, राइट शेयर्स भी है। कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मान लो राइट शेयर्स मुझे मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 22-23 का। बात पकड़ में आ रही है? तो क्या राइट शेयर्स पे ये डिविडेंड मिलेगा? अभी आपके लॉजिक्स क्लियर हो रहे देखो, क्योंकि राइट शेयर्स एग्जिस्टेंस में आए कब? 23-24 में, और डिविडेंड कौन से ईयर का बांटा जा रहा है? 22-23 का, यानी बोनस शेयर्स की तरह ही है। राइट शेयर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड आफ्टर द डेट ऑफ इट्स इशू। खत्म। क्लियर है क्या? और राइट शेयर्स मिलने के बाद हमारा एवरेज कॉस्ट कम आता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। क्लियर है क्या? तो ये सारी ट्रीटमेंट्स हमें राइट शेयर्स के रिगार्डिंग पढ़नी है। शैल वी स्टार्ट राइटिंग इट? हाँ जी,
yes, half rights you can exercise, half rights you can transfer. Again it should be allowed by the company. राइट का जो अनाउंसमेंट है उसमें वो अलाउ करना जरूरी है. मोस्टली ऐसा ही होता है, कुछ राइट्स ये जानबूझ के क्या करते हैं, खरीदते हैं, और कुछ राइट्स अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, या फिर किसी को भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है. तो हमें हमारे क्वेश्चंस में दोनों ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं. ठीक है, गुड. चलो प्लीज राइट डाउन. आसान है बच्चों, राइट शेयर से डरना नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, वो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाला है. उस वक्त हमें ज्यादा कुछ समझा नहीं था, वो वापस आने वाला है. थ्योरेटिकल एक्स राइट वाले मैटर्स हमें अर्निंग पर शेयर्स का जो एएस पढ़ना है ना, उसमें ये सारे कैलकुलेशंस करने हैं, तब जाके समझेगा वो, टेंशन मत लो. ठीक है, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होती है एज कंपेयर टू फाउंडेशन. ठीक है, अभी बहुत सारा कंपनी अकाउंट्स हमें पढ़ना है, तो एक एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएगी. अभी यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल एक्स राइट कम राइट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है. ओके, चलो, तो मीनिंग लिख लिया है हमने. उसके बाद लिखेंगे रिकॉर्ड डेट. राइट शेयर्स अनाउंसमेंट के केस में रिकॉर्ड डेट भी चेक करना जरूरी होता है. ठीक है, रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है, हुएवर is registered holder of original shares on record date is entitled to, is entitled for which shares. गुड मॉर्निंग. राइट शेयर्स, आपको पता ही है कंसेप्ट, राइट. यानी हमेशा चेक करना है कि हमें राइट शेयर्स सच में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. मिलेंगे कब, अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट पे ऑलरेडी वो कंपनी के शेयर्स है तो. इज इट राइट? बोलो ना रे बच्चों, आपने क्या मौन व्रत धारण करके बैठे हो नलायक को? हाँ जी, आप मतलब 1000 राइट शेयर्स एंटाइटल हुए हैं, उसमें से मैंने 500 खरीदे और 500 मैंने राइट ट्रांसफर नहीं किया. हाँ, तो वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, तो कंपनी वो बाद में शेयर्स किसी थर्ड पार्टी को खुद इशू कर सकती है. यस, वो प्राइस कंपनी डिसाइड करेगा. कंपनी पहले राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है, एंड इफ दे डोंट सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स लेटर ऑन दे इशू द शेयर्स टू द पब्लिक. इससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग ओनर्स को खरीदने का मौका मिलता है. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं. इमेजिन अंबानी के पास अभी मान लो, यहां पे समझ लो राइट शेयर्स का लॉजिक क्यों कंपनी एक्ट में लाया गया. ठीक है ना, अभी ये आगे की बातें हैं, समझा रहा हूं बस, अभी आपने बात छेड़ी इसलिए बता रहा हूं. मान लो 10,000 शेयर्स है रिलायंस के, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत ही कम बता रहा हूं समझने के लिए. उसमें से 6,000 शेयर्स किसके पास है, अंबानीज के पास है. एंड मान लो 4,000 शेयर्स आपके स्वरूप सर के पास है. ओके, तो अंबानी जी कितने परसेंट के होल्डिंग करता है, 60%, और मेरे पास कितना है, 40%. डायरेक्टर्स को ना थोड़ा सा मैंने पॉलिटिक्स वगैरह करके उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देके डायरेक्टर्स को बोला कि तुम मार्केट में शेयर इशू करो. ऑब्वियसली ये सारी थियोरेटिकल बातें हैं, अंबानी जी वहाँ पे सोया नहीं होगा, ठीक है, बट फिर भी डायरेक्टर्स लोगों ने शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर कर दिए, और वो जो ऑफर्ड शेयर्स थे ना, वो सारे के सारे मैंने खरीद लिए. मान लो, समझ में आ रहा है क्या? ऑब्वियसली उसमें अलॉटमेंट करना किसको है, वो कंपनी का कॉल है, अंबानी जी सोए नहीं है. बट फिर भी मान लो अंबानी जी ट्रिप पे गए थे, तब ये सब मैंने कामकाज करवा दिया. ठीक है, मान लो 10,000 शेयर्स और इशू कर दिए. अब नए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 20,000, और मेरे पास कितने हो जाएंगे, 14,000 हो जाएंगे. पहले वाले 4,000 और वो 10 के 10 पूरे किसने खरीद लिए, मैंने खरीद लिए. और फिर अंबानी जी के पास कितने रहेंगे, 6,000. अंबानी जी जब ट्रिप से वापस आ रहे थे
तो एकदम से 6,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करो ना, 30% अंबानी जी का होल्डिंग हो जाएगा और मेरा कितना हो जाएगा। तो एकदम से वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। वो बाजीगर मूवी देखा क्या आपने, शाहरुख खान जैसे कुर्सी घुमाता है? नहीं देखा होगा आपने, पुराना मूवी है। अच्छा नहीं देखा है, देखा होता तो मजा आ जाता। वैसे मैं यहाँ पे कुर्सी घुमाता अंबानी जी के केबिन की, बराबर है कि नहीं? रोज मैं वहां पे जाके बैठता आराम से। 70%। तो ये हो सकता है ना, ओनरशिप में डाइल्यूशन हो सकता है। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू द कंपनी टू फर्स्ट ऑफर शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, देन टू द अदर पब्लिक, क्योंकि अदर पब्लिक आ जाने के बाद ओनरशिप के सारे मामले बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना डिटेल में वगैरह कुछ समझने की जरूरत नहीं है राइट नाउ। हमें बस समझना क्या है, मुझे राइट शेयर्स कंपनी देगी, मैं खरीद सकता हूं, नहीं तो राइट्स किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूं। मैं चुप तो नहीं बैठूंगा, पैसा मिल रहा है राइट ट्रांसफर करके मैं लैप्स करवाऊंगा क्या? नहीं ना। तो 3 ऑप्शन बोलने के लिए है, लेकिन हम पढ़ाई कितने ऑप्शन की करेंगे? 2 ऑप्शन की ही करेंगे। क्लियर है? एक 2 मिनट के लिए आप बस बैठे रहो, मैं 2 मिनट में आता हूं।
चलो आगे बढ़ू दोस्तों। चलो सुजल, गुड मॉर्निंग। शैल वी प्रोसीड? रिकॉर्ड डेट हो गया, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, इसको सीरियली नंबर करो, पॉइंट नंबर ए बी, पॉइंट नंबर सी लिखेंगे। ऑन राइट शेयर्स एंटाइटलमेंट, on right shares entitlement, shareholder has two options. तीन होते हैं बाय द वे, बट मैं आपको कितने लिख के दे रहा हूं? दो ही लिख के दे रहा हूं। टू ऑप्शंस। नंबर वन, सब्सक्राइब और परचेस राइट शेयर्स, यानी यहां पे शेयर्स खरीदेगा शेयर होल्डर। एंड दूसरा ऑप्शन है सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट्स फॉर प्रीमियम। सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट्स फॉर प्रीमियम। पॉइंट नंबर डी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, when right shares are purchased. Accounting treatment when right shares are purchased. लिखेंगे record it at cost. Record it at cost like regular purchase. Record it at cost like regular purchase. एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट to bank account. Investment account debit to bank account. ओके, कौन से वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे? एट कॉस्ट। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आया। पॉइंट नंबर ई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट when rights entitled. Accounting treatment when rights entitled are transferred to another person. When rights entitled are transferred to another person for premium. Accounting treatment when rights entitled are transferred to another person for premium. Okay.
write down here. Mostly premium received from transfer of rights is credited to profit and loss account. Mostly premium received on transfer of rights is credited to profit and loss account, except in one case. For which refer chart given on page number 10. For which refer chart given on page number 10. अच्छा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है. 99.99% केसेस में आप लोगों को पहला वाला सिचुएशन ही आने वाला है. मतलब आप लोगों को राइट प्रीमियम कहाँ पे भेजना है? P&L अकाउंट को ही भेजना है. मतलब यू हैव टू कंसिडर इट एज अ रेवेन्यू इनकम ओनली. बट एक ही केस में वो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ता है. केस कौन सा है समझते हैं. तो आपको मॉड्यूल में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से ये है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स. कैन यू सी? शेयर्स issued to the existing shareholders at a discounted price than market price. ये मतलब हुआ राइट शेयर का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया है. when right shares offered are subscribed for, अकाउंटिंग क्या करना है? कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स शुड बी एडेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग. ये ट्रीटमेंट दिया है. मतलब आपकी ओरिजिनल होल्डिंग की जो कैरिंग अमाउंट है उसमें ऐड कर दो. यानी इसको कभी भी आप सेपरेट लॉट मत समझो. ठीक है ना? इफ राइट्स आर नॉट सब्सक्राइब फॉर बट आर सोल्ड, मतलब राइट्स बेच दिए तो सेल प्रोसीड शुड बी टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L. आपके मॉड्यूल में भी यही ट्रीटमेंट दिया है. सेल प्रोसीड शुड बी टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L एक्सेप्ट, उन्होंने नोट के द्वारा वो एक्सप्लेन किया है एक्सेप्ट वाला सिचुएशन. मैंने एक्सेप्शन यहाँ पे चार्ट में बनाया है जो कि आपको समझने के लिए बहुत ही आसान होगा. ये वापस से चार्ट लिखने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैंने आपको वहां पे रेफरेंस पेज नंबर 10 का दिया है. आप यहाँ पे आओगे और ये चार्ट पढ़ोगे. तो व्हाट इज दिस एक्सेप्शन? लेट अस अंडरस्टैंड. whether shares were acquired on cum right basis, whether shares were acquired on cum right basis, मतलब अभी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं. ये जो राइट्स से प्रीमियम मिला है ना, राइट्स बेच के जो प्रीमियम मिला है, मैंने शेयर वगैरह कुछ नहीं बेचा है. मैंने क्या बेचा है बच्चों? राइट्स बेचे. मतलब जो मेरे पास अधिकार था वो अधिकार मैंने बेचा है किसी दूसरे को. अभी शेयर्स खरीदेगा कौन? वो दूसरा व्यक्ति. लेकिन राइट्स बेचने का भी मैंने पैसा लिया है उस दूसरे व्यक्ति के पास से. तो उस पैसे का ट्रीटमेंट में मेरे बुक्स में क्या करूं? 50% जॉब डन, बैंक अकाउंट डेबिट होगा. क्रेडिट कौन सा खाता होगा? जनरली P&L ही होता है. बट एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे हैं हम लोग जिसमें हम लोग ये राइट प्रीमियम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर सकते हैं. आप लोगों को क्या प्रेफर करना, मतलब आपको क्या प्रेफरेबल है? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना अच्छा रहेगा या P&L को भेजना अच्छा रहेगा? स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से P&L को भेजना अच्छा रहेगा, लेकिन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो टैक्स में ही पढ़ना है. ठीक है, यहां पे नहीं. मतलब अकाउंट्स में क्या करते हो उससे टैक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है. बट हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से समझोगे तो प्रॉफिट अगर मुझे कम दिखाना है तो आई विल प्रेफर इट टू क्रेडिट इट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बट आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कब क्रेडिट करोगे वो बताया है AS 13 में. When shares were acquired on cum right basis, please understand the term cum right basis. Cum right basis पे acquire करना मतलब that is acquired between the date of declaration and closure of right issue. right issue का closure कब होगा? रिकॉर्ड डेट के बाद.
रिकॉर्ड डेट के बाद। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको समझाता हूं। सपोज, हाँ बच्चों, सपोज 30 जून 2024 को डायरेक्टर्स अनाउंस्ड राइट इशू। ओके, 1:1 बेसिस पे। क्लियर है? एंड रिकॉर्ड डेट इसकी रखते ये लोग 30 सितंबर 2024। आर यू ऑल गेटिंग इट? रिकॉर्ड डेट से क्या समझ में आता है? 30 सितंबर 2024 को क्या हो जाएगा? राइट इशू समाप्त हो जाएगा। इसके बाद शेयर्स खरीदते हो तो आपको राइट शेयर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके पहले शेयर्स खरीदते हो तो आपको राइट शेयर्स मिलेंगे क्या? तो देयर इज अ स्कोप। जो लोग 30 जून 24 टू 30 सितंबर 24 में ओरिजिनल शेयर्स एक्वायर करेंगे, समझ में आ रही है बात? विल गेट राइट शेयर्स ऑल्सो। और ये बात पूरी दुनिया को पता होगी। पहले से अनाउंस कर दिया, 30 जून को अनाउंस कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड डेट आगे का रखा जानबूझ के, सो दैट कंपनी के शेयर्स लोग मार्केट से खरीदना शुरू करें। प्राइस बढ़ता जाएगा ना, डिमांड बढ़ेगा, सब लोगों को दिखेगा कि अभी मैंने एक खरीदा तो मुझे 30 सितंबर के दिन और एक शेयर मिलेगा खरीदने का मौका, लेकिन सस्ते में मिलेगा वो शेयर। तो रुजुल क्या करेगा? ट्राई करेगा इस कंपनी के शेयर्स खरीदने का। कुछ होते हैं लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने वाले भी। अभी शेयर्स एग्जिस्टिंग ही है, अभी शेयर्स मान लो मेरे पास है, शेयर्स किसके पास है? मेरे पास है मान लो। अभी मुझे भी पता है कि एक शेयर को एक राइट शेयर मिलने वाला है, तो क्या मैं मेरे पास जो अभी शेयर है वो किसी दूसरे को बेच सकता हूं? बेच सकता हूं, लेकिन थोड़ा एक्सपेक्टेशन मेरा बढ़ेगा ना, क्योंकि मैं सामने वाले को बताते समय क्या बताऊंगा? ये शेयर सिर्फ अकेला नहीं है, इसके साथ तुम्हें क्या मिलेगा? राइट शेयर मिलेगा। तो थोड़ा सा पैसा मैं बढ़ा के बताऊंगा तुम्हें। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो व्हेनेवर देयर इज सच ऑफर, अपने शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ा के बेचते हैं लोग, क्योंकि ये शेयर सिर्फ अब अकेला नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ एक राइट लेके भी आ रहा है। तो राइट का अमाउंट ये लोग अपने आप बढ़ा के बेचना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग यहां पे एंट्री करते हैं इस कंपनी के शेयर्स में। मतलब शेयर कम राइट बेसिस पे एक्वायर करना मतलब क्या? राइट के साथ एक्वायर करना। यानी पहले, अभी मान लो मेरे पास शेयर 30 जून के पहले से होते, राइट शेयर का अनाउंसमेंट कब हुआ? 30 जून को। मेरे पास कंपनी के शेयर 30 जून के पहले से होते, तो मैं उसको कौन सा एक्विजिशन बोलता हूं? ओरिजिनल शेयर्स मैंने कौन से बेसिस पे एक्वायर किए? जब मैंने ओरिजिनल शेयर्स एक्वायर किए थे तब क्या राइट शेयर्स मिलने वाले हैं ये मुझे पता था? नहीं। तो ये कौन सा एक्विजिशन हुआ? एक्स राइट बेसिस पे, यानी मुझे पता नहीं था, एक्सक्लूडिंग राइट मैंने एक्वायर किए थे। बट जो लोग 30 जून से 30 सितंबर के बीच में नए शेयर्स खरीद रहे हैं मार्केट से, वो लोग कौन से बेसिस पे खरीद रहे हैं? कम राइट बेसिस पे। उनको अच्छे से पता है कि ये सिर्फ अकेला शेयर नहीं है, इसके साथ साथ एक राइट भी अटैच्ड है। ऑब्वियसली जिसको राइट शेयर्स खरीदने वो बेचेगा नहीं मार्केट में, लेकिन कुछ कुछ लोगों को पैसे की जरूरत होती है, कुछ लोगों को इसमें फायदा कमाना होता है, तो वो लोग बेचना, मार्केट में हर रोज बेचने के लिए लोग तैयार है शेयर्स। ओके, हाँ ऑब्वियसली राइट के साथ बेच रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा के ही बेचेंगे। यानी आप लोगों को समझना है, जो कम राइट बेसिस पे एक्वायर कर रहे हैं ना, उन लोगों को समझना है कि थोड़ा सा मैंने इस राइट का पैसा एक्स्ट्रा दिया ही होगा। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? इसीलिए वो राइट बेच के अगर फ्यूचर में आपको कुछ पैसा मिलता है तो आप क्या करोगे? वो राइट से मिला हुआ पैसा आपने ऑलरेडी पे किया है ऐसा मानूंगा, बराबर है ना, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत सारी अच्छी कंडीशंस है। देखो पहले मुझे बस यहां पे बताना है कि व्हाट इज एक्विजिशन ऑन कम राइट बेसिस। एक्विजिशन ऑन कम राइट बेसिस का अर्थ क्या है?
शेयर्स एक्वायर्ड बिटवीन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड क्लोजर ऑफ राइट इशू। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिख के रखना। अभी आप कहां पे लिखोगे, मैं यहां पे लिखवाता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आप एक काम करिए, व्हाट इज कम राइट बेसिस, व्हाट इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, लिखो व्हाट इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑन कम राइट बेसिस। What is acquisition of shares on cum right basis? ओके, डैश करके लिखना। शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स लिखो, ओरिजिनल शेयर्स एक्वायर्ड आफ्टर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स एक्वायर्ड आफ्टर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट शेयर्स, but before record date, ओके। इस पीरियड में एक्वायर किया तो कौन सा एक्विजिशन हो गया, कम राइट एक्विजिशन, यानी राइट के साथ शेयर्स खरीद रहे हो, अब भी एंट्री कर रहे हो आप कंपनी के शेयर कैपिटल में। क्लियर है क्या, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, राइट शेयर चाहिए इसलिए आप खरीद रहे हो शेयर्स, करेक्ट है कि नहीं बच्चों। हाँ, लेकिन डिक्लेरेशन के पहले ही मैंने शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो वो कौन सा एक्विजिशन हुआ, एक्स राइट बेसिस पे। एक्स राइट बेसिस पे एक्विजिशन है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग राइट शेयर्स बेच के जो प्रीमियम आएगा ना, राइट्स बेच के जो प्रीमियम आएगा ना, उसको क्या करोगे, P&L अकाउंट को भेजोगे। क्लियर है क्या दोस्तों। इफ शेयर्स वेर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस, उसके दो जवाब हो सकते हैं, बोलो कौन से, यस नो। नो कब बोलेंगे, एक तो रिकॉर्ड डेट के बाद खरीदा है तो आपको राइट मिलेगा ही नहीं, टेंशन ही मत लो आप लोग, आपको इस यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड अनाउंसमेंट के पहले ही खरीदा है आपने शेयर्स, मतलब नो में जाएगा। नो है तो क्या करना पड़ेगा, सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बात खत्म। क्लियर है क्या दोस्तों। हाँ, लेकिन आंसर यस है इसका, यानी हमने एक्विजिशन कब किया, 30 जून से 30 सितंबर के बीच में किया है। मैंने मान लो कंपनी के शेयर्स 1 जुलाई को खरीदे, इसके पहले मेरे पास शेयर्स नहीं थे या फिर होंगे भी तो उसका ट्रीटमेंट एक्स राइट मान के करना पड़ेगा। एंड अगर जो नए खरीदे 1 जुलाई के बाद, उसका ट्रीटमेंट कम राइट बेसिस मान के करना पड़ेगा। मैंने शेयर्स कम राइट बेसिस पे खरीदे हैं, मान लो मैंने शेयर्स कम राइट बेसिस पे 160 रुपीज में खरीद लिए। कितने रुपीज में, 160 रुपीज में। मेरे एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, मार्केट प्राइस कितना था शेयर का, 200 रुपए। कौन से तारीख पे, 30 सितंबर के दिन। ओके, वो शेयर कंपनी, या फिर 30 जून के दिन, 30 जून के दिन मान लो मार्केट प्राइस 160 है और कंपनी ने, सॉरी 160 नहीं, 200 रुपए है और कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम राइट शेयर्स इशू करेंगे 160 रुपए में, सॉरी 150 में, एक्सट्रीमली सॉरी, राइट शेयर्स एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं इसको। ओके, तो राइट शेयर्स आप कितने में खरीद सकते हो, 150 रुपए में। यह अनाउंसमेंट कब किया, 30 जून को। मैं 1 जुलाई को मान लो 210 रुपए में शेयर्स खरीदता हूं। ओके, 1 जुलाई को मैं क्या करता हूं, 210 में मार्केट से खरीदता हूं। मार्केट प्राइस बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि अभी सभी लोगों को पता चल गया
कि फ्यूचर में जिसके पास ये शेयर है उसको 50 का फायदा होने वाला है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा। इस जो भी बंदा बेचने वाला है उसने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, उसने बोला कि 10 रुपये भी मिलते हैं मुझे एक्स्ट्रा तो आई एम हैप्पी, खरीदता हूँ, मेरे कंपनी के शेयर्स में बेच देता हूँ, उसको बाहर पड़ना है इस कंपनी से, तो उसने बेच दिया 210 रुपये में। बात पकड़ में आई? तो मेरा ये जो 1 जुलाई को एक्विजिशन हुआ, इसको कौन सा एक्विजिशन बोलते हैं? कम राइट एक्विजिशन। यस है, कम राइट एक्विजिशन, यस। ओके, फिर आपको देखना है मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट। अब ये शेयर एक्स राइट कब होगा? 30 सितंबर को। एक्स राइट मतलब एक्सक्लूडिंग राइट, राइट इसका कब छूटेगा? 30 सितंबर को। 30 सितंबर के बाद किसी को राइट शेयर्स नहीं मिल सकते, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? हाँ, तो 30 सितंबर के दिन ये एक्स राइट हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद का मार्केट प्राइस चेक करना है आपको। 30 सितंबर का बाद का मार्केट प्राइस मान लो 190 पे आ गया। कितने पे आ गया? 190। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या? तो शेयर गिरा कितने से? 20 रुपए से। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीज शेयर्स कितना है? 210, और मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट कितना है? 190। तो इज दिस लोअर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है ना एज कंपेयर टू 190। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? तो दोस्तों इस केस में आंसर यस आ रहा है। इस केस में सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट, अभी मान लो कितने शेयर्स खरीद लिए मैंने, यहां पे 1000 खरीद लिए मान लो, समझ में आ रही है बात? अब ये शेयर राइट शेयर के दिन कितने में खरीदा जा सकता है? 150 में। मैंने खरीदा नहीं, 1000 के बदले मुझे 1000 राइट्स मिले, और ये 1000 राइट्स मैंने 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच डाले। कितने रुपए के हिसाब से? 30 रुपए के हिसाब से बेच डाले। समझ लो, मैंने प्रीमियम कितना लगाया राइट्स का? 30 रुपए, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 30,000 रुपए मिलेंगे। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, सबसे पहली चीज दिमाग ठंडा रख के करोगे, आने वाला है आपको, बस चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। क्लियर है क्या? वापस से दोहराएंगे हम इसको, आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है हमें, बस गिव अप मत करना, ठीक है? जो आज ही आए हैं और आज डायरेक्टली लेक्चर यहां से ही देखना शुरू कर रहे हैं, उनको सब ओवरहेड होगा, ये पक्का है। आपको पहले लेक्चर से अभी तक कितने दिन? 6 दिन हम ये पढ़ रहे हैं, तो 6 दिन की पढ़ाई करने के बाद ये आपको बेटर तरीके से समझेगा। आज ही आए हो, आज लेक्चर देखे आप दोनों ने? हाँ देखे, ओके, देन आपको सब समझेगा, ठीक है ना? बीकॉम के एग्जाम्स खत्म हो गए सबके? आपके नहीं थे? अच्छा, ओके ओके, अभी शुरू होने वाला है, ठीक है? अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने वाला हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक अच्छी बात यह है, अगर मान लो कोई एक आध अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बीच में स्किप होता है तो बस इंपैक्ट उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे है, लेकिन वो फटाक से कंप्लीट भी करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिलेवेंस कहीं ना कहीं आगे आ जाता है। अब जैसे कि मैंने AS 13 बताया आपको, AS 13 अगले 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें इंपैक्ट करेगा, तो जैसे ही आपको समय मिले ये बैकलॉग पहले कंप्लीट कर लो। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपको पक्का पढ़ना ही है अच्छे से, ठीक है? चलो वापस 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 रिपीट करते हैं, सारी चीजें एक साथ समझेगी नहीं, हमें धीरे धीरे सॉर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों सिंपल है, कंपनी ने राइट शेयर्स का अनाउंसमेंट कौन से तारीख को किया? 30 जून को। रिकॉर्ड डेट कौन सा रखा? 30 सितंबर। मैंने कंपनी के शेयर्स कब खरीदे? 1 जुलाई को। कितने खरीदे? 1000। कंपनी का राइट शेयर अनाउंसमेंट कितने का है? 1:1, यानी मुझे राइट शेयर्स कितने खरीदने का मौका मिलेगा? 1 जुलाई को मुझे लग रहा था कि मैं वापस से राइट शेयर्स खरीद लूंगा, बट 30 सितंबर के दिन जब पैसे भरने की बारी आई तब मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैंने क्या किया, मेरे जो राइट्स है वो मैंने सुजल को ट्रांसफर कर दिया, और सुजल अब शेयर्स खरीदेगा। बट सुजल को मैंने फ्री में नहीं ट्रांसफर किया। 1000 राइट्स थे, 1000 राइट का मैंने कितना रुपए लिया? 30 रुपए लिया, करेक्ट है कि नहीं? तो मेरे पास 30,000 रुपए आए। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये 30,000 रुपए का ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं बोल रहा हूं कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सवाल यह है कि क्रेडिट कौन सा खाता होगा। ओके, अब ध्यान से सुनो, AS 13 के अनुसार आपको चेक करना है कि वेदर द शेयर्स
ऑन विच यू आर गेटिंग राइट्स, मतलब ओरिजिनल शेयर्स की बात हो रही है, वो कम राइट बेसिस पे एक्वायर्ड है या एक्स राइट बेसिस पे? एक्स राइट बेसिस पे एक्वायर्ड है, ऐसा कब बोलूंगा? 30 जून के पहले ही आपने शेयर्स खरीदे, मतलब आपको सच में पता नहीं था कि इसके ऊपर राइट्स मिलने वाले हैं, तो आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, आपके लिए कौन सा इनकम है? रेवेन्यू इनकम है, आप इसको P&L को ही क्रेडिट करो। बट मेरे केस में ये सिचुएशन नहीं है, मेरे केस में मुझे पहले से पता था कि ये शेयर्स के ऊपर राइट्स मिलेंगे, तभी तो मैंने खरीदा है। तो इसको कौन सा बोलते हैं? एक्विजिशन ऑन कम राइट बेसिस। कर दिया कम राइट बेसिस एक्विजिशन। कितने में खरीदा था? 210 में। अगला काम क्या करना है आपको, यानी कम राइट वाले कैटेगरी में आ गए, मतलब आपको एक मौका दिया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो ये 30,000 रुपए या फिर कुछ अमाउंट इसमें से, ठीक है। तो पहला कम राइट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन क्या है? मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट। अब ये शेयर्स एक्स राइट कब बनेंगे? 30 सितंबर के दिन। 30 सितंबर के बाद इसके ऊपर राइट्स नहीं मिलेंगे, तो 30 सितंबर के बाद का मार्केट प्राइस आपको देखना है, जो कि कितना है? 190 रुपीज बोला था मैंने। 30 सितंबर का मार्केट प्राइस मैंने कितना बोला था? 190 रुपीज। आप लोगों को आपके शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करना है, एंड मुझे बताना है कि कितने रुपए से एक शेयर गिरा। 20 रुपए से एक शेयर गिरा। तो जितने रुपयों की गिरावट हुई है उस हद तक, उस अमाउंट तक आपके पास कितने शेयर्स है? 1000 शेयर्स। तो 1000 इंटू 20 मतलब 20,000 रुपए तक का प्रीमियम आप लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो। एंड इसके ऊपर का जो प्रीमियम है वो आपको क्या करना पड़ेगा? P&L अकाउंट को भेजना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों सर? सिंपल है, आपके शेयर की वर्थ जो बढ़ी थी ना बीच में, वो किस चीज के कारण बढ़ी थी? राइट शेयर मिल रहा था उसके साथ, इसलिए आपका शेयर प्राइस, एक्चुअली शेयर प्राइस 190 ही था, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई। ये रिकॉर्ड डेट के मामले में सभी लोगों को पता चलने लगा कि ये शेयर अब सिर्फ शेयर नहीं है, इसके साथ क्या मिलने वाला है? एक राइट मिलने वाला है। तो लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा के आपको बेचा है। तो जो 190 की चीज थी ना, वो कितने पे गई? 210 पे गई। और आपने 210 पे खरीदा, उसमें आपने 190 शेयर का दिया था और 20 रुपए राइट का दिया था। समझ में आया क्या? लेकिन आपने 210 के 210 कौन से अकाउंट को डेबिट किए? जब शेयर्स खरीदा था तब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिए। लॉजिक है इसमें। और आप राइट जैसे ही खत्म हुए, आपके शेयर की प्राइस वापस कितने पे आ गई? 190 पे आ गई। इसका मतलब आपने 20 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट किसके लिए दिया? ऐसा मानेंगे राइट के लिए। नोबडी नोज आउट ऑफ दैट 210 हाउ मच यू हैव गिवन फॉर राइट एंड हाउ मच यू हैव गिवन फॉर दैट ओरिजिनल शेयर। नोबडी नोज इट। बस अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिनारियो एजम्पशन क्या कर रहे हैं कि हमारी प्राइस 20 रुपए से घटी ना, तो 20 रुपए का पैसा हमने किस चीज के लिए दिया था? राइट के लिए दिया था। तो जिस हद तक वो मार्केट प्राइस घटती है उस हद तक ही राइट प्रीमियम हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। ओके, आई एम रीडिंग इट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट विल बी क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन द वैल्यू। जितने अमाउंट से वो गिरा है उस हद तक ही आपको प्रीमियम क्रेडिट करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। अगर मार्केट प्राइस यहां पे 200 होता तो 10 रुपए पर शेयर इंटू 1000 शेयर्स, यानी 10,000 रुपए में क्या करता? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करता। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जाता 10,000 रुपए और ऊपर के 20 P&L अकाउंट को जाते। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर प्राइस घटता ही नहीं तो, अगर प्राइस मान लो यहां पे ही रह जाता है, कौन सा 210 ही रह जाता है, तो पूरा का पूरा प्रीमियम P&L को ही जाएगा। कंडीशन 2 है, एक्विजिशन डन ऑन द बेसिस ऑफ कम राइट। एंड उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट फॉल्स, फॉल्स, बराबर है ना? मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देन ओनली, इसका आंसर अगर यस है, देन ओनली यू विल क्रेडिट इट टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अदरवाइज यू क्रेडिट इट टू P&L अकाउंट। इसका आंसर अगर नो आ रहा है, मार्केट प्राइस घटा ही नहीं, तो हमें कंपलसरी प्रीमियम को पूरा का पूरा कहां पे भेजना पड़ेगा? P&L को। मार्केट प्राइस घटा ही नहीं मतलब क्या? सामने वाले को अकल नहीं है, उसने 210 का शेयर मुझे कितने में बेचा?
210 में ही बेच दिया, उसने कुछ बढ़ाया नहीं था, मार्केट प्राइस घट जाता ना नहीं तो। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगर मार्केट प्राइस 170 रुपए आ जाता है तो कितने से घटा पर शेयर? 40 रुपए से। 1000 शेयर का कितना घटा? 40,000। प्रीमियम मिला कितना है? 30,000 ही मिला है। अब 40,000 इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट मत करना, जितना प्रीमियम मिला है वो पूरा का पूरा कौन से अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। अगर 40 रुपए पर शेयर से घटता है तो, आर यू गेटिंग इट? तो गिरावट कितनी आई? 40,000 तक गिरावट है। प्रीमियम ही मुझे 30,000 का मिला है, तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कितना कर सकता हूं? 30,000 ही कर सकता हूं, 30 के ऊपर नहीं जाना है। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 ही होगा, 40,000 मत लिखना। fall in the value of share, sale proceeds of right will be credited to the investment account to the extent of fall in value। करेक्ट समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो यहां पे एक एग्जांपल दिया है, मैं पढ़ता हूं। मिस्टर एक्स, नहीं वापस रिपीट करते हैं, पूरा पूरा एक बार वापस से रिपीट करते हैं, कुछ बच्चों के चेहरे पे अभी भी क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? देखो सिंपल सी कहानी है, राइट शेयर्स मैं खुद खरीदता हूं तो यहां पे आना ही नहीं है। राइट्स मैं किसी को ट्रांसफर करता हूं और बदले में पैसे ले रहा हूं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए? अगर मैंने राइट्स ट्रांसफर किए हैं तो मुझे सबसे पहली बात क्या चेक करनी है? जिन शेयर्स के ऊपर ये राइट्स मिले हैं ना, वो शेयर्स मैंने कौन से बेसिस पे एक्वायर किए हैं? कम राइट बेसिस पे या एक्स राइट बेसिस पे? किसी भी एक्विजिशन को हम एक्स राइट बेसिस पे कब बोलेंगे? यानी राइट्स के बारे में आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था और आपने शेयर्स राइट शेयर डिक्लेरेशन के पहले ही खरीदे हैं। समझ में आया? और आपको उन शेयर्स पे अब राइट्स मिल रहे हैं, राइट्स बेच के आप प्रीमियम कमा रहे हो, पूरा का पूरा प्रीमियम कहां पे जाएगा? पी एंड एल अकाउंट को जाएगा। बट राइट शेयर अनाउंसमेंट होने के बाद मैं शेयर्स खरीद रहा हूं कंपनी के, यानी कौन से बेसिस पे एक्विजिशन हुआ? कम राइट बेसिस पे। कितने में खरीदा मैंने शेयर? 210 रुपए में। एक शेयर मैंने 210 का खरीदा। क्लियर है क्या बच्चों? अब मार्केट प्राइस आफ्टर रिकॉर्ड डेट, जो लास्ट डेट है ना राइट शेयर्स का, उसके बाद का मार्केट प्राइस आपको चेक करना है। मार्केट प्राइस अगर नीचे आया तो ही आगे बढ़ना है, मार्केट प्राइस नीचे आया ही नहीं तो हमें प्रीमियम पूरा का पूरा कहां पे भेज देना है? पी एंड एल अकाउंट में भेज देना है। यानी मेजोरिटी केसेस में वो पी एंड एल को ही जाएगा। मेजोरिटी केसेस में आप लोग पहले शेयर्स खरीदोगे। कम राइट बेसिस पे शेयर्स खरीदने का अगर क्वेश्चन आता है तो अलग से ऐसा ही आता है। मेन क्वेश्चंस में मैंने आज तक कभी कम राइट एक्विजिशन नहीं देखा है। ओके, फिर भी अगर आया तो ऐसा सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क के लिए, इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, आप इसके लिए पैनिक होके पूरा चैप्टर ऑप्शन में नहीं रखोगे। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, रखना नहीं है। इसके ऊपर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हमें। ये समझा, ये राइट शेयर का छोड़ दो, अपना बाकी का सब समझा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, तो आपको AS 23 आसान जाएगा, AS 27 आसान जाएगा, AS 21 भी आसान जाएगा। होल्डिंग सब्सिडरी मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? होल्डिंग कंपनी क्या करती है? सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीद के अपने पास रखती है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट ही है ना। उसका अकाउंटिंग वो लोग क्या करेंगे? AS 13 के अनुसार करते हैं, याद रखना, आगे जाके ये लगेगा। एसोसिएट कंपनी होती है, वो भी इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखती है? इसी पर्पज से AS 13 उनको भी एप्लीकेबल है। ज्वाइंट वेंचर्स बनाते हैं लोग, तो उसका अकाउंटिंग भी सीखना है। सर क्या क्या टर्म्स पढ़ा रहे हो, वो बढ़ाओ ना। क्लोजिंग स्टॉक, अंडर ट्रायल बैलेंस, गए वो दिन अभी। 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। अच्छे दिन तो वो थे, अभी तो आपकी बैंड बजेगी। ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, डिस्क्लोजर, ब्ला 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 ब्ला, फट जाएगा दिमाग पूरा का पूरा। एंड आएगा क्या इसके ऊपर? MCQs। कितने? टोटल 30 मार्क के और 14 मार्क की 2 थ्योरी क्वेश्चंस, और चलो पकड़ के चलो और 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क के, तो कितना हो गया? 30 + 24 54 प्लस एक 6 मार्क पकड़ के चलो और
60 मार्क तक का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आपको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कितने? 27 एएस हमें पढ़ने हैं। अब उसमें से किन किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चन पूछेंगे वही लोग जानते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है जी तोड़ मेहनत करके एएस 13 पढ़ा रहा हूं 7 दिन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी ना आए। बट एएस 13 पढ़ने की कहानी बस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। हमें आगे के एएस तभी समझेंगे जब आप एएस 13 अच्छे से करोगे। ठीक है, हमारे वक्त एक ही था अकाउंट्स। ठीक है, बीच में 2 अकाउंट्स थे। ग्रुप 1 में एएस 13 जाता था एंड ग्रुप 2 में अपना बाकी कंसोलिडेशन वगैरह पढ़ाना था, होल्डिंग कंपनी का अकाउंट्स। तो बच्चे कभी कभार एएस 13 ऑप्शन में रखते थे और ग्रुप 2 में आने के बाद उनको मतलब समझ में ही नहीं आता था कुछ भी। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में तो सब यहीं पे है, हमें कुछ भी ऑप्शन में नहीं रखना है बच्चों। बहुत ही आसान है अकाउंट्स में। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से समझते हो इस सब्जेक्ट को कि क्या है ये सब्जेक्ट, मुझे रट्टा मारना है या मुझे समझना है। अब ये सेंटेंस बिल्डिंग आपको कहीं पे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे कितने मार्क के लिए। लॉ के जैसे लिखने वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको प्रोविजन लिखना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन आने कितने वाले मार्क के? ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क, ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर नहीं। 14 मार्क का तो फिक्स क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी, जिसमें 3 एएस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 मार्क 5 मार्क 4 मार्क कॉम्बिनेशन रहता है उसका। आर यू ऑल गेटिंग इट? नहीं तो 4 4 6 मार्क ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो 7 मार्क के 2 भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, यानी हमें वहां पे डिस्क्रिप्टिव लिखना है आंसर कि हाँ एज पर एएस 13 इफ शेयर्स आर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस, ओके, एंड मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट बिकम्स is lower than the cost of acquisition, then premium received on transfer of right should be credited to the investment account। यानी ये पूरा सेंटेंस हमें याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा लिखने वाला सिर्फ 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, और वो भी कॉमन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं हमें पता चल जाता है धीरे धीरे। आप चिंता मत करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थियोरेटिकली बहुत ज्यादा हुआ है, बट हमें थियरी रट्टाफाई करने की जरूरत नहीं है, समझना है इसको। छोटे छोटे पॉइंट समझना है। एमसीक्यू में प्रॉब्लम क्या है, किसी भी छोटे छोटे एरिया पे क्वेश्चन बना के पूछेंगे आपको। ठीक है, रिसेंटली अभी जो इलेक्शंस होने वाले ना आईसीए के नॉल, तो उसमें बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं। ठीक है, मेंबर्स आते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन अभी लड़ रहे हैं, वो कैंडिडेट्स आके कभी कभार हमारे सभी मेंबर्स के साथ बातें करते हैं, उनके कंसर्न्स बताते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस पूछते हैं। तो ऐसे ही एक मीटिंग में मैं गया था, वहाँ पे एक सर आए थे जिन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया पिछले एग्जाम्स में, मतलब उनको मेंबर पूछते कि ये इतने सीए क्यों पास हो रहे हैं फाइनल में। मेंबर्स पूछते हैं हमारा क्या दुकान बंद करोगे क्या इतने बच्चों को सीए बना के। तो उन्होंने कुछ एनालिसिस किया था इंस्टीट्यूट ने, तो एमसीक्यूज अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना सभी सब्जेक्ट्स में, तो वो बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन आपको दिखेंगे। मेरे क्वेश्चन बैंक में भी आईसीए ने जितने भी क्वेश्चन दिए वो सारे के सारे देखोगे ना, आपको लगेगा क्या है ये, बट धीरे धीरे दे आर वर्किंग ऑन इट। धीरे धीरे वो क्वेश्चंस को टफ बनाते जाएंगे। याद रखना, एमसीक्यू इज अ एरिया जहां पे इंस्टीट्यूट अगर डिसाइड करे तो वो आपको कुछ भी, लॉ के देखो पहले से है एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ कुछ थ्योरी सब्जेक्ट के पहले से। अभी मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कुछ कुछ एमसीक्यूज बहुत ही आसान हुआ करते थे, लेकिन कुछ बहुत ही डेंजरस भी हुआ करते थे। इकोनॉमिक्स में आंसर एकदम क्लोज होते हैं, समझ में नहीं आते कि क्या आंसर लिखो। वहां पे हमें खतरनाक पढ़ाई करनी पड़ती, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस वहां पे ज्यादा है। अभी ये रिसेंटली अपने कितने अटेम्प्ट हुए न्यू सिलेबस के? 2 ही तो हुए हैं, और अभी तीसरा होगा जनवरी में। तो इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। याद रखना, अभी आपको मौका है एमसीक्यूज में मार्क्स लाने का, एंड निगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो पूरे के पूरे 30 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चंस हमें लिखने ही है, और वो सभी के सभी कौन से एरिया पे आएंगे? एएस वाले एरिया पे। तो एएस समझने बहुत जरूरी है रादर देन मगिंग इट अप। मगअप भी करना है, जहां पे करना है वो बताऊंगा मैं एएस पढ़ाते समय। कुछ कुछ चीजें हमें जानबूझ के रटनी भी है।
और उसका प्रोविजन मैंने मेरे क्वेश्चन बैंक में कर दिया है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके फाइन, बस समझने पे जोर दो, आप पैनिक मत होना। ऐसे बहुत सारे एरियाज दिखेंगे आपको कि नया लगेगा एकदम, इन टर्म्स के साथ हमें फेमिलियर होना पड़ेगा। आसान है रे बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें, सॉर्ट करना सीखो। ठीक है, चलो वापस शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं वो समझ में आया सबको? कौन सी चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं? राइट शेयर्स खरीदने का या राइट्स का जो प्रीमियम हमें मिलेगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? प्रीमियम। राइट्स खरीदने का अकाउंटिंग, राइट शेयर्स खरीदने का अकाउंटिंग एकदम फालतू है, कुछ भी नहीं है उसमें, वो तो आप आराम से कर लोगे। प्रीमियम जो मिलेगा उसका अकाउंटिंग कैसे करूं उसकी चर्चा चल रही है। अरे टाइम हुआ, टाइम कैसे भागता है समझ में नहीं आता है। खत्म करेंगे और फिर ब्रेक दूंगा, चलेगा ना? हाँ, वापस से इसमें नहीं जाना है हमें। प्रीमियम का अकाउंटिंग कैसे करना है वो हमें डिस्कस करना है। शैल वी स्टार्ट? हाँ, देखो मैंने ओरिजिनल शेयर जिसके ऊपर, मतलब आपको राइट का प्रीमियम जानना है तो पहले देखो कि आपने जो शेयर्स ओरिजिनल खरीदे हैं वो कौन से बेसिस पे खरीदे हैं। कौन से दो बेसिस मैंने आपको पढ़ा है? एक्स राइट बेसिस, कम राइट बेसिस। एक्स राइट मतलब राइट वगैरह कुछ मिलना है पता नहीं है। कम राइट बेसिस मतलब राइट शेयर्स अनाउंसमेंट के बाद बट बिफोर रिकॉर्ड डेट, यानी बीच में खरीदा, अनाउंसमेंट के बाद खरीदा, यानी आपको अच्छे से पता था कि ये शेयर सिर्फ शेयर नहीं है, इसके साथ एक राइट है। 210 रुपए में खरीदा, कितने में भी खरीदो मार्केट से ही खरीदना है आपको, मार्केट प्राइस ड्राइव करेगा उस प्राइस को। ओके, तो 210 में खरीदा। बस अगला कंडीशन क्या देखना है आपको? आफ्टर रिकॉर्ड डेट, मतलब आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट, वेदर द मार्केट प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आंसर इस क्वेश्चन के दो हो सकते हैं, यस नहीं तो नो। नो है आंसर, आगे बढ़ना ही नहीं है, डायरेक्टली कहां पे भेजना है प्रीमियम को? पी एंड एल को। एक्स राइट बेसिस पे एक्वायर किया है, डायरेक्टली कहां पे भेजोगे प्रीमियम को? पी एंड एल को। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, लेकिन मार्केट प्राइस घट गया। आर यू गेटिंग इट? मार्केट प्राइस घट गया तो आप लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट को प्रीमियम क्रेडिट कर दो। लेकिन कितना प्रीमियम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर सकता हूं? पूरा का पूरा? आंसर इज नो। जिस एक्सटेंट तक वो मार्केट प्राइस घटा है ना पर शेयर, उस एक्सटेंट तक। अभी मार्केट प्राइस 210 से 190 पे आया, इसका मतलब पर शेयर कितने की गिरावट आ गई? 1000 राइट्स बेचे मैंने, तो 1000 राइट्स 1000 शेयर्स के थे, बोलो हाँ या ना? तो 1000 शेयर्स इंटू 20 रुपए, यानी कितने रुपए से गिरावट हो गई ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट? अब देखो टोटल में, देखो मैंने 1000 शेयर्स कितने में खरीदे थे? 210 में खरीदे थे, यानी मेरा परचेस कॉस्ट कितना था? 2,10,000। मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट, ये जो शेयर्स मैंने ओरिजिनल खरीदे थे उसकी मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 1,90,000। तो गिरावट कितने की आ गई? 20,000। तो 20,000 तक का प्रीमियम, प्रीमियम आप कितना भी कमा लो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 20,000 तक अमाउंट कहां पे क्रेडिट करनी है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। समझ में आया? एंड 20,000 के ऊपर का प्रीमियम अगर आपको मिल रहा है, तो आपको मान लो प्रीमियम 30 मिला, तो क्या करोगे? 30 में से 20 इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, 10 पी एंड एल को भेजेंगे। आपको प्रीमियम ही 10,000 मिला तो पूरे के पूरे 10,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। प्रीमियम ही 10 मिला ना, मैं 20,000 तक मुझे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने का परमिशन है। प्रीमियम ही अगर मुझे 10 मिला तो मैं क्या करूंगा? 10 के 10 इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। प्रीमियम 20 मिला तो 20 के 20 इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। प्रीमियम 40,000 मिला तो 20 इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा, 20 पी एंड एल को भेजूंगा। 50 मिला तो 20 इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा, 30 पी एंड एल को भेज दूंगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? 0 रुपीज प्रीमियम मिला तो कुछ भी नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात है? सिंपल है, आपको जो प्रीमियम मिला उस प्रीमियम में से जितनी मार्केट वैल्यू गिरी है उतना एक्सटेंट तक प्रीमियम आप कहां पे भेजोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। लेकिन सभी केसेस में नहीं, एक्विजिशन ऑन कम राइट बेसिस एंड मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट फॉल्स below the cost of acquisition, then whatever premium is received out of that premium to the extent of fall amount will be credited to investment account and above that premium will be transferred to P&L account. Is this clear to you all? Fine. वापस से क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है वो पढ़ने का प्रयास करते हैं, आंसर आप बताओगे।
चलेगा क्या? मिस्टर एक्स परचेस्ड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 105। दोस्तों मिस्टर एक्स परचेस्ड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 105। कितने में खरीदा टोटल शेयर्स? 1,05,000। जरा देखो ना कैलकुलेटर पे, 1000 इंटू 105। ओके, ऑन 30 जून ऑन कम राइट बेसिस। क्वेश्चन इज क्लियर कट टेलिंग यू कि ये कौन से बेसिस पे खरीदे हैं, यानी राइट शेयर का अनाउंसमेंट 30 जून के पहले ही हो चुका था। द राइट्स वॉज सोल्ड फॉर, राइट्स बेचे, राइट्स, द राइट्स वॉज सोल्ड फॉर ₹5,000। ठीक है ना? कितने राइट्स थे ये बताइए नहीं। द मार्केट वैल्यू, द मार्केट प्राइस एक्स राइट वॉज 102। तो दोस्तों शेयर कितने से घटा? 3 रुपए से एक शेयर घटा। ऐसे कितने शेयर से मेरे? 1000। तो 3000 रुपए से शेयर मार्केट वैल्यू में गिरावट आ गई कि नहीं? हाँ, तो 5000 में से 3000 तक मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा और ऊपर के 2000 P&L अकाउंट को भेज दूंगा। तो आंसर मैंने यहां पे लिखा है कॉस्ट ऑफ शेयर्स 1,05,000, सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट 5000 रुपए। कितने भी राइट्स मिले हो क्यों ना हो, 5000 में बेचे थे, 5000 रुपए आपका इनकम हुआ है। ठीक है, इनकम मानना है या इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। कम राइट बेसिस का एक्विजिशन है, मार्केट प्राइस भी गिरा हुआ है, तो ही इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने का मौका मिल रहा है आपको। ठीक है ना? तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट कितना हो जाता है? 1,02,000। तो गिरावट कितने की आ रही है? 3000। तो मैं 3000 तक इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा और उसके ऊपर का अमाउंट P&L को भेज दूंगा। क्लियर है क्या दोस्तों? फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें, दिमाग थोड़ा ठंडा करते हैं, चलेगा? ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। कितने बजे मिलेंगे? अभी 12:55 हुए हैं, 1:30। अच्छा, हिसाब किताब जानते हो, गुड। 1:40 को मिलना है क्या? 10 मिनट लेट हुआ है ब्रेक, तो 10 मिनट लेट शुरू होगा क्लास, 1:40 को मिलते हैं, चलेगा?